प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के स्रोत और उसका महत्व। अर्थात अमेरिका का जो संविधान है, उस संविधान का निर्माण, उस संविधान का विकास किन किन स्रोतों से हुआ है। इसी के साथ में अमेरिका के संविधान का क्या महत्व है, जो कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है। तो पहला लिखित संविधान है, तो निश्चित रूप से इस संविधान का प्रभाव पूरी दुनिया के देशों ने जब संविधानों का निर्माण किया तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनको पर प्रभाव पड़ा था। तो ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में भाई इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है, और मैंने देखा विद्यार्थी गलती करते हैं, इसलिए मैंने सभी बातें इसमें नोट कर दी हैं। इससे बाहर कोई प्रश्न बनेगा भी नहीं, और मैं एक एक बात को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम दो बातें ले रहे हैं, अमेरिका के संविधान के विकास के स्रोत क्या हैं और अमेरिका के संविधान का क्या महत्व है, इसका किन किन देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है। इन दोनों बातों पर हम व्यापक रूप में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, जो हम प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करते हैं, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैंने यहाँ नोट किया है अमेरिका संविधान के विकास के स्रोत और महत्व। दो पार्ट हो गए। सबसे पहले हम यहाँ पहला पार्ट बनाया संविधान के विकास के स्रोत, जिसमें इसकी पृष्ठभूमि भी ले ली है और इसके स्रोत भी ले लिए, और दूसरे पार्ट में हमने अमेरिका के संविधान का क्या महत्व है इसकी चर्चा की है। दोनों पार्ट अलग अलग हैं, मैंने बीच में से यहाँ इसका पृथक्करण कर दिया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम अमेरिका के संविधान के विकास के स्रोत। भाई चाहे दुनिया के किसी भी देश का संविधान हो, उसके विकास के कुछ स्रोत तो होते ही हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, स्विट्जरलैंड हो, स्विट्जरलैंड में भी जो है कैंटन के स्तर पर है ऐसी बात क्या कि न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर जो व्याख्याएं की जाती हैं उनसे संविधान का विकास होता है। इसी के साथ में सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा समय समय पर कुछ कानून बनाए जाते हैं, संविधान में संशोधन भी किए जाते हैं। भाई इससे भी जो है संविधान का विकास होता है। इसी के साथ में सभी देशों में, विशेषकर जिन देशों का संविधान लिखित है उनमें भी प्रथाएं और परंपराएं विकसित हो जाती हैं, उनसे भी जो है संविधान का विकास होता है। वैसे ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है, तो वहाँ तो विशेषकर राज्य व्यवस्था का संचालन परंपराओं के द्वारा ही होता है, संवैधानिक परंपराएं जिन्हें कहते हैं, अभिसमय जिन्हें कहते हैं। तो ब्रिटेन में तो जो संविधान अलिखित है, तो वहाँ तो निश्चित है कि परंपराओं के द्वारा ही शासन का संचालन किया जाता है। लेकिन क्या आप भारत और अमेरिका के संविधान के बारे में ये कहेंगे कि लिखित संविधान है, परंपराएं नहीं है? नो, भारत में भी परंपराएं हैं और अमेरिका में भी परंपराएं। तो इस आधार पर परंपराओं के द्वारा भी जो है संविधान के विकास में योगदान दिया जाता है, इसलिए परंपराएं भी संविधान का स्रोत बन जाया करती हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब सभी बातें हम क्रमबद्ध रूप में लेते हैं, ध्यान दें। संविधान के विकास के स्रोत, इसको समझे इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि बनाई है मैंने। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें एग्जाम से संबंधित प्रश्न है ये, और किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले नोट कीजिएगा, 1492 ईस्वी में कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की, अर्थात अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। किसने? कोलंबस ने। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को इस बात की जानकारी होगी, नहीं है तो नोट कीजिएगा। अगली बात है कि वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ में 13 उपनिवेश थे। कितने? 13 उपनिवेश थे, जो कि अपने आप में स्वायत्त थे, स्वतंत्र थे। ठीक है, परंतु इनके ऊपर ब्रिटेन का शासन था।
इनके ऊपर क्या था, ब्रिटेन का शासन था। यहाँ स्वायत्त का मतलब है कि एक दूसरे से स्वायत्त थे, अलग अलग थे ये हैं, लेकिन इनके ऊपर ब्रिटेन का शासन था। अब ध्यान देंगे आप। इसके बाद में 1774 में प्रथम महासभा आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की बात की थी, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद में 1775 में दूसरी महासभा आयोजित की गई और वास्तविक रूप में फिर 4 जुलाई 1776 को इन उपनिवेशों ने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ नागरिक सेना की जीत हो जाती है और 4 जुलाई 1776 को इन उपनिवेशों ने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मैं थोड़ा संक्षिप्त में ले रहा हूँ क्योंकि हमें तो मूल तो इसके स्रोत और महत्व देखने, परंतु यहाँ महत्वपूर्ण बातें मैंने नोट कर दी जो एग्जाम पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्या 4 जुलाई 1776 को इन उपनिवेशों ने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कितने उपनिवेश? 13 उपनिवेश। ठीक है। अब इसके बाद में नोट कीजिएगा, 19 अक्टूबर 1781 को उपनिवेशों की सेना पर नागरिक सेना की जीत हुई। ठीक है, मतलब मैंने कह दिया ना पहले कि वास्तविक रूप में उपनिवेशों की सेना और नागरिक सेना आपस में भिड़ंत होती है और 1781 में नागरिक सेना की जीत होती है और ये उपनिवेश आजाद हो गए। फिर ये उपनिवेश पूर्ण रूप में आजाद हो गए। कहाँ से? जो ये ब्रिटेन का शासन है। इसके बाद में 1781 में फिर इन उपनिवेशों के द्वारा परिसंघ की स्थापना की गई और परिसंघ में वास्तविक रूप में जो केंद्र था वो केंद्र बिल्कुल शक्तिहीन था, इसलिए परिसंघ सफल नहीं हुआ। फिर क्या किया गया? इसके बाद में मैंने लिखा है लेकिन 25 मई 1787 को फिर इन उपनिवेशों ने फिलाडेल्फिया में एक संवैधानिक सम्मेलन आयोजित किया, जिसने फिर संविधान बनाया और फिर यह संविधान 4 मार्च 1789 को लागू किया गया। ठीक है, तो वास्तव में संविधान का निर्माण कहाँ किया गया? फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और 25 मई 1787 को इसने क्या किया? फिर जो है संविधान का निर्माण किया। अब इसके बाद में 4 मार्च 1789 को इस संविधान को लागू किया गया। नोट कीजिएगा, 4 मार्च 1789 ईस्वी के संविधान को लागू किया गया और वास्तविक रूप में यहाँ फिर वर्तमान समय में, क्योंकि प्रारंभ में 13 उपनिवेश थे और आज कितने हो गए? 50 राज्य हो गए। तो वास्तविक रूप में यहाँ 13 उपनिवेशों से, मतलब प्रारंभ उपनिवेश थे, अब तो ये राज्य हो गए, 13 राज्यों से आज 50 राज्य हो गए हैं। ये बात आपको नोट करनी है। ये इसकी पृष्ठभूमि मैंने विशेषकर इसलिए तैयार की है कि एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए तो डियर स्टूडेंट्स गलती नहीं होनी चाहिए। यदि आप हमसे जरा सा भी प्रेम करते हैं, हमारा जरा सा भी सम्मान करते हैं, तो भाई जिस रूप में मैं आपको समझाता हूँ उस रूप में समझिएगा और अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। मैं दिल से कह रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए विशेष प्रयत्न करूँगा कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। मेरा मूल लक्ष्य राजनीति विज्ञान के समग्र पाठ्यक्रम को अपने चैनल पर आपको उपलब्ध कराऊंगा मैं। बाकी तो विधि का विधान है। अब ध्यान दें, इसके बाद में भाई हम बात करते हैं अपनी जो मूल बात है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या कि अमेरिका के संविधान के विकास के स्रोत कौन कौन से हैं। अमेरिका के संविधान का विकास किन किन स्रोतों से हुआ है। ठीक है, मतलब 4 मार्च 1789 ईस्वी को जो संविधान लागू किया गया और 1787 को जो संविधान फिलाडेल्फिया में बनाया गया था, उसका क्योंकि लगातार विकास हो रहा है, कितना लंबा समय हो गया, 1789 से लेकर आज 2021 चल रहा है, तो इतने लंबे समय में वास्तविक रूप में संविधान ने काफ़ी कुछ अपने अंतर्गत जोड़ा है, अर्थात इसका विकास हुआ है। तो उस विकास में किन किन तत्वों का योगदान रहा है उसकी चर्चा करेंगे और इन स्रोतों के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम एक महत्वपूर्ण कोटेशन लेते हैं। यहाँ मैंने नोट कर दिया स्रोत, अमेरिका के संविधान के विकास के स्रोत कौन कौन से। तो सबसे पहले एक वाक्यांश है, एक विद्वान है जॉर्ज जी ब्रंज, नोट कीजिएगा जॉर्ज जी ब्रंज, बहुत महत्वपूर्ण बात की जिन्होंने क्या कि यह मतलब अमेरिका का संविधान यह गुजरे जमाने की जीवन पूर्ण वसीयत है और आज का एक जीवित व गतिशील आलेख है। कितनी महत्वपूर्ण बात, इसमें सब बातें आ गई। देखो क्या कह रहे ब्रंज कि यह गुजरे जमाने की जीवन पूर्ण वसीयत है और आज का एक जीवित व गतिशील आलेख है।
मतलब वास्तव में तो ये देखा जाए तो ये संविधान 1789 ईस्वी को लागू किया गया, 1787 में बनाया गया, तो काफ़ी समय हो गया, परंतु इसके बावजूद भी ये जो वसीयत है इसमें आज का एक जीवित व गतिशील आलेख है, अर्थात इसमें समय और परिस्थिति के हिसाब से धीरे धीरे परिवर्तन किया गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 4 मार्च 1789 ईस्वी को जो संविधान लागू किया गया था, वास्तव में आज तक इस संविधान में 27 संशोधन भी हो चुके हैं। तो समय परिस्थिति के हिसाब से संविधान में जो है संशोधन भी किया गया है। ऐसी बात नहीं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है उसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कठोर तो है, ये बात सत्य है, कठोर है, परंतु वास्तव में इस कठोरता को भी लचीला बना दिया। किसने बना दिया? परंपराओं ने बना दिया, प्रथाओं ने बना दिया। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर जो न्यायिक व्याख्याएं दी जाती हैं उनसे भी जो है ये लचीला बन गया। संविधियों के द्वारा भी जो है ये लचीला बन गया है, मतलब समय परिस्थिति के हिसाब से इसमें जो है परिवर्तन कर लिया जाता है। और वैसे भी संविधान एक विचार होता है, संविधान एक अवस्था होती है, तो समय और परिस्थिति के हिसाब से जब व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं तो डेफिनेटली संविधान भी परिवर्तित हो जाता है। अब ध्यान दें, इसके बाद हम इसके स्रोत की बात करते हैं। पहला स्रोत है इसका संविधियाँ। अब संविधियाँ चाहे भारत हो, अमेरिका हो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, निश्चित है कि वहाँ की व्यवस्थापिका के द्वारा समय समय पर कानून बनाए जाते हैं। और वास्तविक रूप में जब व्यवस्थापिकाएं समय समय पर कानून बनाती हैं तो निश्चित रूप से उससे संविधान का क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है। तो वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत भी कांग्रेस के द्वारा समय समय पर अनेकों ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे वहाँ के संविधान का विकास हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, क्या वहाँ के संविधान का विकास हुआ है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस के द्वारा विशेषकर कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के बारे में समय समय पर कानून बनाए गए हैं। तो ये संविधियाँ, ये कानून, ये अधिनियम ही संविधान के विकास के स्रोत बन जाते हैं। पहला स्रोत। दूसरा, संवैधानिक संशोधन। भाई वास्तव में चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, सभी देशों के संविधानों में किसी न किसी रूप में संशोधन की व्यवस्था तो की जाती है। क्यों? क्योंकि संविधान जो है जड़ तो है नहीं, समय परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन जरूरी होता है। भाई कोई भी विधान हो, कोई भी नियम हो, कोई भी कानून हो, वो जड़ कैसे होगा, स्थिर कैसे होगा? उसमें समय परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन की व्यवस्थाएं की गई हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। यहाँ वो सब बातें बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में भी जो संशोधन किए गए हैं उनसे भी जो है वहाँ के संविधान का जो है विकास हुआ है। कैसे? जैसे वास्तव में जो प्रथम 10 संशोधन किए गए हैं अमेरिका के संविधान में, उन प्रथम 10 संशोधनों में वास्तविक रूप में नागरिक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के मूल संविधान में कहीं पर भी मौलिक अधिकारों का जिक्र नहीं है। ये तो वहाँ प्रथम 10 संशोधनों में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया था। इसलिए समय समय पर संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं उनसे भी संविधान का विकास होता है। और प्रथम 10 संशोधनों के बाद में और भी कितने ही, मतलब जैसे 15वें संशोधन में, 14वें संशोधन में भी इसमें काफ़ी कुछ बातें जोड़ी गई थी अधिकारों के बारे में। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि आज तक संयुक्त राज्य अमेरिका में 27 संशोधन हो गए हैं। तो इन 27 संशोधनों से किसी न किसी रूप में अमेरिका के संविधान का विकास ही हुआ है। इसलिए अमेरिका का संविधान एक गतिशील संविधान है, स्थिर संविधान नहीं है, जड़ संविधान नहीं है, एक गतिशील संविधान है। ठीक है, दूसरा स्रोत हो गया संवैधानिक संशोधन। तीसरा है कार्यपालिका की नीतियां व निर्णय। अब ध्यान दें, वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विकास का जो तीसरा स्रोत है वो कार्यपालिका की नीतियां और निर्णय। मतलब अमेरिका में कार्यपालिका मुख्यतया राष्ट्रपति, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो कौन है? राष्ट्रपति है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका 2 भागों में विभक्त नहीं है, अर्थात
अमेरिका का राष्ट्रपति ही राज्याध्यक्ष है, अमेरिका का राष्ट्रपति शासनाध्यक्ष है, मतलब सरकार का अध्यक्ष राज्य का अध्यक्ष एक ही है। संस्थात्मक शासन प्रणाली में राज्य का अध्यक्ष सरकार का अध्यक्ष अलग अलग होता है। जैसे भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति है, शासन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, क्योंकि संस्थात्मक शासन प्रणाली। संस्थात्मक शासन प्रणाली में दो प्रधान होते हैं, निश्चित निश्चित निश्चित। ब्रिटेन में भी देखिएगा दो प्रधान है, प्रधानमंत्री और राजा है। भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, अमेरिका में केवल राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में डेफिनेटली कार्यपालिका का एक ही प्रधान होता है, एक ही अध्यक्ष होता है, वही वास्तविक प्रधान है, वही जो है औपचारिक नाम मात्र का प्रधान होता है। ठीक है, इसलिए वास्तव में अमेरिका के संविधान के विकास का जो तीसरा स्रोत है वो कार्यपालिका की नीतियां और निर्णय, मतलब समय समय पर वास्तविक रूप में राष्ट्रपति ने काफ़ी कुछ ऐसे कार्य किए, ऐसी नीतियां बनाई हैं, ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे कि वहाँ के संविधान का विकास हुआ है। कैसे? जैसे वास्तविक रूप में मंत्री, ध्यान दीजिएगा, क्या मंत्रिमंडल का जो निर्माण की व्यवस्था की है, मंत्रिमंडल के गठन की जो बात की है राष्ट्रपति ने, मतलब अपने मंत्रिमंडल का निर्माण किया है, तो वास्तव में संविधान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है कि राष्ट्रपति अपना मंत्रिमंडल रखेगा, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपतियों के द्वारा अपने मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। तो वास्तव में जो ये मंत्रिमंडल के गठन से संबंधित बात है वह वास्तव में कार्यपालिका की नीतियों के द्वारा ही जो है अस्तित्व में आया है। इसी के साथ में वास्तव में राष्ट्रपति के द्वारा विशेषकर संघ के केंद्रीयकरण के ऊपर विशेष बल दिया गया है। तो यह भी इसकी नीतियों के आधार पर ही अस्तित्व में आया है, इसलिए इसका तीसरा स्रोत हो गया ये। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय। नोट कीजिएगा, चौथा स्रोत है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय। अब चाहे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुनिया का जहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है तो सभी जगह देखिएगा न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उनकी व्याख्या करती है। वास्तव में न्यायपालिका ये देखती है कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। संविधान के अनुरूप है तो कोई दिक्कत नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर देती है, अमान्य घोषित कर देती है, असंवैधानिक घोषित कर देती है। इसी प्रकार से कार्यपालिका के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, वो नीतियां भी यदि वास्तविक रूप में संविधान के अनुरूप नहीं है तो उन नीतियों को भी अवैध घोषित कर देती है, अमान्य घोषित कर देती है। तो वास्तविक रूप में समय समय पर न्यायपालिकाओं के द्वारा भी जो व्याख्या की गई उस व्याख्या से भी अनेकों प्रकार के संविधान में जो है विकास हुए हैं। जैसे ध्यान दें सर्वोच्च न्यायालय ने के न्यायिक निर्णय, इसमें विशेषकर ध्यान देंगे विल्सन ने तो विशेषकर ये कहा था कि अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है वह वास्तव में एक स्थायी संविधान सभा है। मतलब विल्सन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को स्थायी संविधान सभा की संज्ञा दी थी। नोट कीजिएगा, एग्जाम पूछ लिया जाता है। इसके बाद में विशेषकर मैं कहूँगा जो निहित शक्तियों का सिद्धांत वहाँ पर उभर कर सामने आया है, तो वास्तव में ये जो निहित शक्तियों का सिद्धांत आया है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही जो कांग्रेस के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनकी व्याख्या करते समय उभर कर सामने आया। और विशेषकर ये निहित शक्तियों का सिद्धांत कब आया? जब वास्तव में अमेरिका में केंद्र को कुछ जिम्मेदारियां ऐसी दे दी गई कि उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राज्यों को जो शक्तियां दी गई थी उन शक्तियों के ऊपर भी कानून बनाना जरूरी था। कैसे? जैसे अमेरिका में केंद्रीय सरकार को शक्ति दे दी गई थी कि भी विदेश व्यापार और राज्यों के मध्य व्यापार का प्रबंध जो है केंद्र सरकार करे। अब केंद्र सरकार करेगी तो केंद्र को बैंकों की स्थापना करना जरूरी है, मगर बैंक स्थापित करने की शक्ति राज्यों को दे दी गई अमेरिका में। इसलिए वास्तविक रूप में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, क्या कहा कि भी वास्तव में जब संघ को या केंद्र को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि विदेश व्यापार का प्रबंध करे तो इसके लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना करने की जो शक्ति है वह पहले से ही केंद्रीय सरकार को जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को निभाने में निहित है। मतलब ये शक्ति पहले से इसमें निहित है, छिपी हुई है। तो जो ये शक्ति छिपी हुई है केंद्रीय सरकार की शक्तियों में, इसे ही निहित शक्तियों का सिद्धांत कहते हैं। तो ये सिद्धांत वास्तविक रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के द्वारा उभर कर सामने हुआ है। तो इससे भी जो है वहाँ के संविधान का विकास हुआ है। और पांचवा है परंपराएं व प्रथाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विकास का पांचवा स्रोत परंपराएं व प्रथाएं। वास्तविक रूप में चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी देशों में किसी न किसी रूप में ठीक है लिखित संविधान है इन सबके, लेकिन भाई प्रथाएं और परंपराएं भी किसी न किसी रूप में उभर कर सामने आ जाती हैं। तो इसी प्रकार से वास्तव में भारत में भी प्रथाएं परंपराएं संविधान के विकास का स्रोत है।
और अमेरिका में प्रथाएं परंपराएं संविधान के विकास का स्रोत है। तो ये अमेरिका के संविधान के विकास का पांचवा स्रोत है, परंपराएं व प्रथाएं, अर्थात समय समय पर वहाँ पर वास्तविक रूप में विभिन्न प्रकार की प्रथाएं भी जो है किसी न किसी रूप में संविधान के विकास में योगदान देती रही हैं। कैसे? जैसे अमेरिका में राजनीतिक दलों का जो विकास हुआ है वह परंपराओं के आधार पर हुआ है। अमेरिका में राजनीतिक दलों का विकास के संदर्भ में मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो राजनीतिक दलों का विकास परंपराओं से हुआ है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष हो गया, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन तो वास्तविक में व्यवस्था तो वहाँ अप्रत्यक्ष रूप में की गई है कि वे एक निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप में वहाँ का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष बन गया। तो ये भी परंपराओं के द्वारा हुआ है। फिर राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल है वास्तविक रूप में यह भी परंपराओं के कारण ही अस्तित्व में आता है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कांग्रेस की समिति व्यवस्था जो है ये भी परंपराओं के आधार पर ही अस्तित्व में आती है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसी के साथ में सीनेट की शिष्टता ये जो प्रथा है यह भी वास्तविक रूप में संविधान के विकास में काफ़ी योगदान दिया है इसने। अब सीनेट की शिष्टता का क्या मतलब है, ये मैंने सीनेट की आलोचना में अलग से सारी बातें समझा दी हैं, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। किस नाम से? सीनेट की आलोचना। उसमें सीनेट का शिष्टाचार क्या है, फिलीबस्टर क्या है, लॉन्ग रोलिंग क्या है, ये सब बातें मैंने समझा दी हैं, यहाँ उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मैंने कहा सीनेट की शिष्टता आदि, मीन्स इस प्रकार के और भी बहुत परंपराएं मैंने महत्वपूर्ण परंपराएं यहाँ नोट कर दी। इन सभी परंपराओं ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विकास में काफ़ी योगदान दिया है। इसलिए ये सभी अर्थात ये पांचों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विकास के स्रोत हैं। ठीक है भाई। इसके बाद में अंत में मैंने बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन लिखी है मुनरो के शब्द। मुनरो क्या कह रहे हैं कि अमेरिकी संविधान स्थिर नहीं है। ये कोटेशन नोट कीजिएगा, ये वाक्यांश नोट करेंगे। मुनरो कह रहे हैं अमेरिकी संविधान स्थिर नहीं है, अपितु गतिशील है। यह है डार्विनवादी, मतलब विकासवादी, मैंने ब्रैकेट में कर दिया, विकासवादी है। यह डार्विनवादी है, मतलब ये विकासवादी है। न्यूटनवादी, शाश्वतवादी नहीं है, मतलब ये वास्तव में ऐसा नहीं है कि एक बार संविधान बना दिया बस अब इसमें परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं, समय परिस्थिति के हिसाब से इसमें जो है परिवर्तन होना निहायत ज़रूरी है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान भी क्या है, अमेरिकी संविधान स्थिर नहीं है, अपितु गतिशील है। यह डार्विनवादी मतलब विकासवादी है, न्यूटनवादी शाश्वतवादी नहीं है। नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश है ये, एग्जाम पूछ लिया जाता है। और संपूर्ण संविधान को समझने के लिए ये वाक्यांश आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। ये होगा इसका पहला पार्ट, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विकास के कौन कौन से स्रोत हैं। आशा करता हूँ स्रोत आप समझ गए होंगे। इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, अमेरिका के संविधान का क्या महत्व है, इसका क्या दुनिया की अन्य देशों पर मीन्स अमेरिका के संविधान का जो निर्माण किया गया था 25 मई 1787 को और लागू 4 मार्च 1789 को, तो क्या इसके बाद में बनने वाले, क्योंकि दुनिया का पहला लिखित संविधान है तो निश्चित इसके बाद में जो भी संविधान बने हैं लिखित संविधान तो इसके बाद में तो बने, तो क्या उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है? यस, इसका प्रभाव पड़ा है। और वैसे भी देखा जाए तो आज संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। और विशेषकर जब हम कहेंगे कि शीत युद्ध का जैसे ही अंत होता है, अर्थात 1991 में जैसे सोवियत संघ का विघटन होता है, सोवियत संघ का अवसान होता है, तो वास्तव में विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन गई थी। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था मीन्स वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक महाशक्ति बन गया था। पहले 1991 से पहले कम से कम सोवियत संघ उससे टक्कर लेता था। उससे पहले द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, दो ध्रुव थे, एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब एक तरफ साम्यवादी गुट, दूसरी तरफ पूंजीवादी गुट। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन गई, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका ही वास्तविक रूप में शक्तिशाली बन गया पूरी दुनिया में। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कौन सा कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन गया पूरी दुनिया में? तो किसी न किसी रूप में भाई संविधान का योगदान भी होता है। उस देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन करना बेहद जरूरी है कि क्या कारण है, इतना लंबा समय हो गया वह संविधान अभी तक भी बरकरार है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संक्षिप्त संविधान है, छोटा सा संविधान है, केवल 7 अनुच्छेद हैं और संविधान के संचालन में कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही है और संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बन बैठा। इसलिए ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे देश के संविधान की जानकारी जरूरी हो, और जानकारी जरूरी हो तो इसका क्या महत्व है इसकी जानकारी बेहद जरूरी है। अब ध्यान दें,
सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है उदारवादी संविधानवाद के सिद्धांतों का पहली बार प्रयोग। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है विश्व का पहला लिखित संविधान है, तो विश्व का पहला लिखित संविधान है, तो इस पहले लिखित संविधान में उदारवादी संविधानवाद के सिद्धांतों का पहली बार प्रयोग किया गया था। उदारवादी संविधानवाद क्या है, इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। समझिएगा मैंने क्या कहा है, उदारवादी संविधानवाद के ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। मैं एक एक बात को स्पष्ट रूप में समझा रहा हूँ आपको, और वह इसलिए कि मैं राजनीति विज्ञान को गहराई से समझा रहा हूँ। यहाँ मैं औपचारिकता नहीं निभा रहा हूँ, कंप्लीटली गहराई से, गंभीरता से, उसके अंत स्थल तक जाकर मैं आपको राजनीति विज्ञान समझा रहा हूँ। अब ध्यान दें, क्योंकि यहाँ मैं डिटेल्स इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इन बिंदु में सारी बातें आ जाएंगी। तो पहला इसका महत्व क्या है, संविधान शास्त्र के सिद्धांतों पर बना विश्व का पहला संविधान। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। इसका पहला महत्व क्या है, अमेरिका के संविधान का संविधान शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर बना विश्व का पहला संविधान। फिर से बोल रहा हूँ, संविधान शास्त्र के सिद्धांतों पर बना विश्व का पहला संविधान। कि वास्तविक रूप में संविधान शास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों पर बना हुआ विश्व का पहला संविधान यदि कोई है तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। तो क्या ऐसी स्थिति में उस संविधान की जानकारी हमें नहीं होनी चाहिए, अर्थात राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? जी, बहुत जरूरी है। अब ये विश्व का पहला संविधान है। वैसे भी देखें तो विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान ही, और संविधान शास्त्र के जितने भी सिद्धांत हैं उनका भी पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में प्रयोग किया गया, इसलिए भी इसका महत्व बन जाता है। अब वो सिद्धांत कौन कौन से हैं कि संविधान का लिखित होना, भाई इससे पहले वैसे कहा जाता है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वह पहला संविधान है, पुराना संविधान, लेकिन वो संविधान अलिखित है। अलिखित संविधानों की बात करते हैं तो वास्तव में कौन है, ब्रिटेन का संविधान है। लेकिन विश्व का लिखित संविधान, पहला संविधान लिखित लाते हैं तो फिर कौन आएगा, वो अमेरिका का। और उस संविधान में संविधान शास्त्र के सब सिद्धांतों को पहली बार अपनाया गया, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। तो वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको यहाँ स्थान दिया गया, ध्यान दें। नंबर 1, संविधान का लिखित होना, पहला लिखित संविधान है दुनिया का। अगली बात, संघात्मक शासन प्रणाली का इसमें प्रयोग किया गया। संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। संघात्मक शासन मतलब जब संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है तो इसे संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। तो अमेरिका में वास्तव में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। अगली बात, गणराज्य। गणराज्य मीन्स वास्तविक रूप में वहाँ पर जो राज्याध्यक्ष है वह राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं है बल्कि निर्वाचित है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति। और अमेरिकी संघ के जो घटक इकाइयाँ हैं, राज्य हैं, उन राज्यों का गवर्नर, वो भी जो है वंशानुगत नहीं होता है बल्कि निर्वाचित होता है। तो गणराज्य। अगला है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का भी यहीं पहली बार प्रयोग किया गया। उसके बाद नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का भी पहली बार प्रयोग किया गया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, इनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। आगे, नागरिक मौलिक अधिकार। वास्तविक रूप में ये बात सत्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल संविधान में नागरिक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन प्रारंभ में ही अर्थात 4 मार्च 1789 ईस्वी को जो संविधान लागू हुआ, इससे पहले वहां के राज्यों ने पहले स्पष्ट कह दिया था कि हम संविधान को तभी स्वीकृति देंगे जबकि इसमें नागरिक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जाएगी। इसलिए पहले ही संविधान में प्रथम 10 संशोधन किए गए और नागरिक मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, पहली बार हुआ है ये बात भी। इसलिए संविधान शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में स्थान दिया गया, इसलिए वास्तव में इसका महत्व है। तो बिंदु क्या बना, संविधान शास्त्र के सिद्धांतों पर बना विश्व का पहला संविधान। ये सिद्धांत हो गए सारे, ठीक है भाई। दूसरा है गतिशील व जीवंत संविधान। ध्यान दीजिएगा, गतिशील व जीवित संविधान या जीवंत संविधान भी कह सकते हैं, गतिशील व जीवित संविधान। अब देखिएगा, गतिशील व जीवित संविधान मैंने यहाँ मुनरो के साथ व्याख्यांश दिया है, व्याख्यांश यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। तो वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक जड़ नहीं है, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान परिवर्तनशील है, गतिशील है, समय परिस्थिति के हिसाब से इसमें परिवर्तन हुआ है। यही कारण है कि वास्तव में आज यदि हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अभी तक कितने संशोधन हो गए हैं, 27 संशोधन हो चुके हैं। कितने, 27 संशोधन हो चुके हैं। अगर मान लीजिएगा ये बिल्कुल जड़ होता और वास्तविक रूप में
ये बिल्कुल हमें कहें कि कठोर होता तो इसमें संशोधन कैसे होते, लेकिन वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है कठोर है, लेकिन कठोर होते हुए भी ये लचीला बन गया है। किसके आधार पर? परंपराओं के आधार पर, प्रथाओं के आधार पर, न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा इसको जो है धीरे धीरे मतलब जो है हम कहेंगे कि लचीला बन गया है, ये लचीला बना दिया है। तो इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान ऐसी कोई बात नहीं कि बिल्कुल कठोर है, समय परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन नहीं होगा। नो, न्यायपालिका के द्वारा इसको लचीला बनाया गया है, संविधियों के द्वारा लचीला बनाया गया है, परंपराओं प्रथाओं के द्वारा भी इसको लचीला बना दिया गया है, और समय परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन भी हुआ है। और वैसे भी वास्तविक रूप में संविधान तो एक विचार होता है। अगर आप देखें तो वास्तविक इस ब्रह्मांड में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति है, विचार ही है ये। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा विचार है। मैंने पहले तय किया था, क्या तय किया था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, उसके ऊपर राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। मेरा विचार पहले बना है, पहले विचार आता है, उसके बाद में अभिव्यक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि विचार ही वस्तु बन जाया करते हैं। व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं वैसे ही बन जाता है। तो संविधान भी एक विचार ही होता है, और एक विचार है तो क्या समय और परिस्थिति के हिसाब से विचार नहीं बदलते हैं? विचार बदलते हैं। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान भी गतिशील व जीवित संविधान है। अब गतिशील जीवित संविधान है तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि दुनिया के सभी देशों के संविधान में किसी न किसी रूप में संविधान में संशोधन की व्यवस्थाएं की गई हैं। तीसरा, अन्य संविधानों के लिए प्रेरणा स्रोत। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान के बाद में जितने भी देश हैं उन्होंने जब अपना संविधान बनाया तो उसके ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप प्रभाव पड़ा था। कैसे? ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले तो नोट करेंगे विश्व का प्रथम लिखित संविधान है ये। अब विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, फिर इसके बाद में जो भी संविधान बनाए गए हैं तो उन संविधान के ऊपर किसी न किसी रूप में इसका प्रभाव पड़ा है। क्या? जैसे देखिएगा, गणराज्य संघ शासन से प्रेरणा लिए, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में जो गणराज्य की स्थापना की, जो गणतंत्र अपनाया गया है कि भाई वहाँ का जो है राज्याध्यक्ष है वो निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है। तो वास्तव में गणराज्य का और संघ शासन संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेषकर संघात्मक शासन को अपनाया गया है। संघात्मक शासन को अपनाया गया, एकात्मक शासन नहीं, संघात्मक शासन है। संघात्मक शासन क्या है, इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। तो गणराज्य और संघ शासन से विशेषकर दुनिया के अन्य देशों ने अमेरिका के संविधान से प्रेरणा ली है। कौन कौन से ने? जैसे ध्यान दीजिएगा, विशेषकर भारत, श्रीलंका और फ्रांस ने गणराज्य से प्रेरणा ली है। जैसे हमारे भारत में देखिएगा आप, गणतंत्र है, राजतंत्र है, गणतंत्र है। हमारा जो राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित है, और ब्रिटेन का जो राज्याध्यक्ष राज्य है वो वंशानुगत है। तो ब्रिटेन में राजतंत्र है, भारत में गणतंत्र है। इसी प्रकार श्रीलंका और फ्रांस ने भी जो है गणराज्य से प्रेरणा ली है। और इसके बाद में संघ शासन से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने प्रेरणा ली है। जैसे भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो इसी प्रकार से हम कितने ही एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वास्तविक रूप में दुनिया के अन्य देशों के संविधान के ऊपर अमेरिका के संविधान का किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ा है। तो इस रूप में इसका महत्व है। तो तीसरा बिंदु है, अन्य संविधानों के लिए प्रेरणा स्रोत है ये, मतलब अन्य संविधान के ऊपर किसी न किसी रूप में अमेरिका के संविधान का प्रभाव पड़ा है, इस कारण भी इसका महत्व है। और चौथा है, भारतीयों के लिए विशेष महत्व। यस, हम कौन हैं? वैसे तो हम विश्व नागरिक हैं, लेकिन ठीक है, जब काराएं खींच ही दी गई हैं कि ये भारत, ये अमेरिका, ये कनाडा, ये ऑस्ट्रेलिया, तो फिर हम कहेंगे कि हम भारतीय हैं। वैसे मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि विचारधारा अर्थात राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में काराएं नहीं खींचनी चाहिए। ये भारतीय विचारधारा है, ये भारतीय विचारक हैं, ये पश्चिमी विचारक हैं। नौ विचार ही होते हैं, वो शाश्वत हैं, उसको देश की सीमाओं में नहीं बांटा जाना चाहिए। परंतु फिर भी जैसा भी है, भारतीयों के लिए विशेष महत्व, अर्थात भारतीयों के लिए अमेरिका के संविधान का बहुत ज़्यादा महत्व है कि इस संविधान की जानकारी हम सब भारतीयों को होनी चाहिए। क्यों? विश्व की महाशक्ति है ये। 4 मार्च 1789 ईस्वी को जो संविधान लागू किया गया, आज तक वो संविधान बरकरार है। कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन संविधान वास्तविक रूप में कुछ संशोधनों का सहारा लिया गया, लेकिन यथावत बरकरार है, कोई परेशानी नहीं है। भारत का संविधान लागू किए कितना सा समय हुआ है, कितने संशोधन हो गए, और उसके बावजूद राज्य व्यवस्थाओं में उथल पुथल क्यों? मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, लेकिन
यहाँ हम कहेंगे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कि मैं नाचना नहीं जानता और फिर मैं शिकायत करूँ कि आंगन टेढ़ा मैं इसलिए गिर गया। इसलिए संविधान में इतनी खामियां नहीं है। संविधान का संचालन करने वालों में कहीं गड़बड़ ना हो, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए हम भारतीयों को। भारतीयों के लिए विशेष महत्व, इसके लिए मैंने आपके यहाँ जो है 4 बिंदु बनाए। ए, संविधान के प्रति सम्मान। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो जनता है वह वास्तव में अपने संविधान का तहे दिल से सम्मान करती है, तहे दिल से सम्मान करती है। तो ये बात हम भारतीयों को सीखनी चाहिए। इसलिए हमारे लिए महत्व है संविधान का। क्यों? क्योंकि वहाँ की जनता संविधान से बेहद प्यार करती है, बेहद प्यार करती है। जबकि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कुछ आसनों पर वास्तविक रूप में संविधान का असम्मान किया जाता है, अपमान किया जाता है। जैसे भाषा के आधार पर जब कभी कोई संघर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में भाई संविधान की प्रतियों को अग्नि के हवाले किया जाता है, अग्नि में आहुति दी जाती है। नहीं, संविधान का हमें इस रूप में सम्मान करना चाहिए जैसे कि ये हमारी आत्मा है। ध्यान दें, मैं सभी भारतीयों से कह रहा हूँ कि संविधान का सम्मान बेहद जरूरी है और ये बात हम भारतीयों को अमेरिका की जनता से सीखना चाहिए। हम क्यों, कभी कभी मैंने देखा यहाँ तक कि भारत विरोधी नारे, क्यों हम हमारे संविधान का अपमान करते हैं? इसका मतलब हम अपने परिवार को चलाने के लिए जो विधान तैयार करते हैं उस विधान को नहीं माने। परिवार का ठीक से संचालन करना है तो परिवार के मुखिया की बात को मानना पड़ेगा, परिवार के जो विधान हैं, जो नियम, उनको मानना पड़ेगा। एक आदर्श परिवार बन जाएगा। इसी प्रकार से क्या हमारा राज्य, हम इसको आदर्श नहीं बनाएं? अगर हमें आदर्श बनाना है तो संविधान का सम्मान करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये बात हमें अमेरिका से सीखनी चाहिए। दूसरा, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता। वास्तविक रूप संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत विभिन्न नस्ल के लोग हैं, विभिन्न नस्ल के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं। इसके बावजूद भी वहाँ संविधान के संचालन में कतई कोई दिक्कत नहीं आई है। मतलब वहाँ अनेकता में एकता है। और हमारे भारत की बात आए तो हमारे भारत में जाति, भाषा, धर्म इत्यादि के आधार पर हम हमेशा एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं और फिर इस टांग खिंचाई के आड़ में संविधान की प्रतियों को अग्नि में आहुति देते हैं। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान बनाने वाले हम ही हैं, जिससे कि हम एक आदर्श राज्य का निर्माण कर सकें, दुनिया के सामने एक तस्वीर प्रस्तुत कर सकें, और हम ही उन प्रतियों को अग्नि के हवाले करते हैं। इससे बड़ा दुख और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं विशेष ये बात जोर देकर कह रहा हूँ कि जो विधान हम बनाते हैं, जो संविधान हम बनाते हैं, जो नियम हम बनाते हैं समाज व्यवस्था को चलाने के लिए, उनकी प्रतियों को अकारण किसी रूप में कोई दोष ना होने पर भी अग्नि में आहुति देना, ये सार्थक बात नहीं है, ये न्यायप्रिय बात नहीं है, ये असार्थक है, अतर्कसंगत है, अन्याय पूर्ण बात है। ध्यान दें, अनेकता में एकता। अब हमारे भारत में ऐसा नहीं है, हाँ कुछ सीमा तक है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। लेकिन इसके बारे में एक विद्वान है वाल्ट विटमैन, ये अमेरिका को राष्ट्रों का राष्ट्र कहते हैं इस आधार पर कि वहाँ अनेकता में एकता है। मतलब वास्तविक रूप में इसको क्या कह रहे हैं, राष्ट्रों का राष्ट्र, राष्ट्रों का राष्ट्र, कि वहाँ विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीयताओं के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की नस्ल हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे निग्रो हैं, गोरे हैं, इंडियन हैं, ब्रिटिश लोग भी हैं, पर उसके बावजूद भी उनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा है कि राष्ट्रों का राष्ट्र है ये अमेरिका, राष्ट्रों का राष्ट्र है ये। अरे भाई, कितनी गर्व की बात है, हम भारतीयों को सीखनी चाहिए ये बात कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जाति, भाषाएं, धर्म, संप्रदाय कुछ भी हो, लेकिन हमें वास्तविक रूप में अनेकता में एकता स्थापित करनी चाहिए। अनेकता में एकता स्थापित करनी चाहिए। हमें वास्तविक रूप में इस रूप में रहना चाहिए कि यहाँ चाहे कितनी जाति, भाषा, धर्म के लोग क्यों ना रहते हों, लेकिन हमारा हृदय विशाल होना चाहिए,
हमें समुद्र बन जाना चाहिए, हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए। आखिर हैं तो हम मानव, आखिर हैं तो हम मानव, और मानव मानव में क्या अंतर हो सकता है? पूरी दुनिया में सभी देशों के नागरिकों को क्या ये बात नहीं माननी चाहिए कि हम विश्व नागरिक हैं, हम जहाँ कहीं भी हम सक्रिय हैं, हम विश्व नागरिक, हम जहाँ कहीं भी हैं सक्रिय हैं, हम जहाँ कहीं भी हैं सक्रिय हैं। तो फिर क्या विवाद होगा, क्या संघर्ष होगा, क्या खींचतान होगी, क्या तनाव होगा? कुछ नहीं। सी है व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सामाजिक आर्थिक कल्याण। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत विशेषकर व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सामाजिक आर्थिक कल्याण को पर विशेष बल दिया जाता है, और इसी बात को वास्तविक रूप में भारत में भी अपनाया गया है। इसलिए भारत के लिए इसका बहुत महत्व है। और वैसे भी देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ पर योजना आयोग, अभी तो नीति आयोग हो गया है, तो ये किसी न किसी रूप में, वैसे तो रूस का प्रभाव पड़ा है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में अमेरिका में सामाजिक आर्थिक कल्याण की नीतियाँ बनाई गई हैं, तो भारत में भी इसका जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अनुकरण किया गया है। तो इसलिए भी जो है भारतीयों के लिए अमेरिका के संविधान का महत्व। और चौथा है डी, संवैधानिक व्यवस्थाओं का कुशलतम प्रयोग एवं विकास। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनका कुशलता के रूप में, कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है, कुशलता के रूप में उनका विकास हुआ है। इस कारण भारतीयों के लिए भी अमेरिका के संविधान का महत्व क्यों है? क्यों? क्योंकि वास्तव में भारत में भी यदि हम देखते हैं तो हमारी न्यायपालिका ने वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका के द्वारा नीतियों का जो संचालन किया जाता है, इन दोनों ही बातों के बारे में हमारी न्यायपालिका एक निष्पक्ष, एक एम्पायर, एक प्रहरी के रूप में इन दोनों की व्याख्या करती है कि क्या व्यवस्थापिका ने संविधान के अनुरूप कानून बनाए या नहीं, या फिर कार्यपालिका ने जो आदेश दिए, जो नीतियाँ बना रही वो संविधानिक अनुरूप हैं या नहीं। यदि अनुरूप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, संवैधानिक अनुरूप नहीं है तो हमारी न्यायपालिका ने, माननीय न्यायपालिका ने, हमारे निष्पक्ष सर्वोच्च सशक्त न्यायपालिका ने वास्तविक रूप में ऐसे फैसले समय समय पर सुनाए हैं कि उन फैसलों पर हमें गौरव है। तो ये बात भी वास्तविक रूप में हम कहेंगे कि किसी न किसी रूप में अमेरिका के संविधान का प्रभाव पड़ा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के संविधान में वास्तविक रूप में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण अहम रूप में उसके संचालन भूमिका निभाई गई है। तो यह बात भी हम भारतीयों को अमेरिका से सीखने के लिए लेनी चाहिए, प्रेरणा रूप में स्वीकार करनी चाहिए। मैंने यहाँ लिखा, जैसे भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का कुशलतम प्रयोग किया गया है, तो इस रूप में इसका महत्व भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा है। और अंत में मैंने लिखा है कि संघ राज्य संबंधों का भी विकास कर सकते हैं, अर्थात वास्तविक रूप में हमारे भारत में जितने भी संवैधानिक साधन हैं उन सभी संवैधानिक साधनों का प्रयोग संघ और राज्यों के संबंधों के विकास में भी कर सकते हैं, जिससे कि संघ और राज्यों में मधुर संबंध हो, खींचतान ना हो। इसके लिए हम जो हमारे संवैधानिक साधन हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। इस रूप में भी हम भारतीयों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का महत्व है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जितने भी संवैधानिक साधन हैं उनका वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में, इस रूप में कुशल प्रयोग किया गया है, जिससे कि वहाँ की राज व्यवस्था का कुशलतापूर्वक रूप में संचालन हो सके। ये हो गया अमेरिका के संविधान का महत्व। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आप अमेरिका के संविधान के विकास के स्रोत और अमेरिका के संविधान का महत्व और विशेषकर भारतीयों के लिए क्या महत्व है, ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।